हौसले की उड़ान हमेशा ऊंची होती है और जहां देश प्रेम हो तो बात कुछ और ही हो जाती है और वो उड़ानें और भी ऊंची हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। इंडिपेंडेंस वीक में आज हमारे साथ है वेटरन विंग कमांडर अरुण कौल जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए एंड वेरी वेरी थैंक यू कि आपने अपना इम्पोर्टेंट समय हमें दिया। धन्यवाद मेरी तरफ से भी जी। सर, क्या ये कहा जा सकता है कि विंग कमांडर अरुण कौल के जीवन का सबसे अधिक फ्रीडम फाइटर और गांधीवादी उनके पिता का प्रभाव रहा, और क्या यही वजह रही कि आप सेना में गए? एक तरह से कह सकते हैं। मेरे पिताजी जो थे कश्मीर से थे, हम लोग कश्मीर से हैं, और वो कॉलेज के टाइम में ही फ्रीडम मूवमेंट में जुड़ना चाहते थे। और उस वक्त कॉलेज में काफी वो रेस्ट्रिक्शंस थे कि अगर आप ओपनली फ्रीडम फाइट के लिए करेंगे तो रेस्ट्रिकेटेड भी हो सकते थे। तो उस वक्त उन्होंने उसके बावजूद एक ऐसा अजब और अनूठा तरीका अपनाया जिससे प्रोटेस्ट भी हुआ और उनको रेस्ट्रिकेट भी नहीं हुए। और बहुत ही एक डिफरेंट स्टोरी है ये कि इन लोगों ने, ये 5-6 लड़के थे और मेरे फादर लीडर थे उनके, और वो देश के लिए फ्रीडम मूवमेंट के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उन्होंने एक दिन अनाउंस किया कि भाई हम लोग सब अपने बाल शेव करके आएंगे कॉलेज में, एंड दैट इज हमारा मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। एंड अचानक अगले दिन पांचों के पांचों, 5 या 6 थे लोग, सब बाल शेव करके आए। तो कॉलेज ना तो कुछ कह सका ना कुछ कर सका, क्योंकि बाल काटने का तो वैसा कोई इलीगल है नहीं, मगर दे मेड देयर पॉइंट कि भाई हमने देश के लिए ये किया है। उसके बाद ऑफ कोर्स जब कॉलेज पास किया तो एक आध बार अरेस्ट भी हुए थे वो, और उन्होंने उसके बाद दिल्ली ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से सोशल वर्क में एमफिल किया, और सोशल वर्क में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। उन्होंने थोड़ा कार्यकाल अपना विनोबा भावे के साथ भी बिताया था, और उसके बाद वो बहुत समय तक सेक्रेटरी थे राजस्थान गवर्नमेंट में, और उसके बाद उन्होंने गांधी आश्रम के साथ काम किया। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ऐसे पिता को पाना, और मेरा हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि मैं अगर उन तक नहीं पहुंच पाऊं तो एटलीस्ट कुछ तो उनका एमुलेट करूं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ, वो जो देश का सेवा का था वो उन्हीं की वजह से था। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने सोचा था मैं आईएएस में जाऊंगा, और अचानक मैंने देखा मेरा सीनियर जो है वो एयरफोर्स ज्वाइन किया। तो एकदम मुझे लगा कि भाई जब देश सेवा करनी है तो वाई आई जस्ट आईएएस, अपन तो एयरफोर्स में जा सकते हैं। उस तरीके से फिर मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। और हाँ, मैं जैसे आपने पूछा, मेरा इसका सारा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है, एंड आई होप आई हैव लिव्ड अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ। तो सर, बच्चे जो होते हैं, जाहिर सी बात है, हम भी अपने पेरेंट्स से ही सीखते थे कि अगर पेरेंट्स हमारे कुछ करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमें भी उनकी तरह करना ही चाहिए ऐसा काम। तो सर, वो एक मन में दिल में प्रभाव, हमारे ऊपर, हमारी पर्सनालिटी पे उनका प्रभाव पड़ जाता है। जी हाँ बिल्कुल। और इसमें आप देखेंगे कि मेरे भाई, हम 2 भाई और 1 बहन है, भाई ने भी मेरे बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन किया, एंड एंटी टेररिज्म सेल पे थे वो, और उसके बाद वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन में थे। तो माहौल कुछ घर में ऐसा ही था कि देश के लिए कुछ अलग करना है। और मेरे भाई, छोटे भाई को भी प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल मिल चुका है 2-3 बार, और वो भी मेरी तरह कुछ देश के लिए करना चाहते थे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है वो काफी प्रोत्साहित करता है। एग्जैक्टली। तो सर, मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप अपने पोस्ट या कहें कि एक सैनिक के रूप में आप अपने सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका क्या होगा?
देखिए, एक बार फौज ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई अचीवमेंट किसी कार्य करने से नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली मैंने 77 में ज्वाइन किया और 97 98 में छोड़ा। इस दौरान कोई युद्ध नहीं हुआ, तो मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। सो अचीवमेंट जो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा है, मैं उसको अचीवमेंट न करके कहूंगा कि ऑनर है। मेरा जो था कार्यकाल, जो 20 साल का था एयरफोर्स के साथ, उसका मैंने 10 साल मैंने एयर हेडक्वार्टर्स में बिताया, जो वायुसेना का हेडक्वार्टर्स है, जिसमें सारी स्ट्रेटेजी और सारे सीनियर लोग बैठते हैं, मैंने वहां बिताया। और मेरा भाग्य ऐसा था कि मेरी कुशलता देख के या जो भी है, जो भी सीनियर थे, वाइस चीफ थे या चीफ थे, एक नहीं 3 4 ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ काम कीजिए। तो मैं कहूंगा कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑनर वो है कि ऐसे मतलब मेरे जो चीफ थे या वाइस चीफ थे, उन्होंने अपने तरफ से कहा कि आप हमारे साथ काम कीजिए, और मैं उनका असिस्टेंट, वो कहते हैं स्टाफ अफसर कहते हैं एयरफोर्स में, जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरह होता है। तो मैंने 4 या 5 वाइस चीफ के साथ और एक चीफ के साथ काम किया। वो सबसे बड़ा ऑनर और आप कहें तो अचीवमेंट है मेरा। जी। अच्छा सर, एक चीज और है कि पोस्टिंग के दौरान ऐसा कोई मौका जब आपको जोश भी आया हो और डर भी लगा हो, ऐसा कोई वाकया हो तो प्लीज उसे आप हमसे शेयर कीजिए। 84 में जब मेरी पोस्टिंग श्रीनगर हुई जी, तो वो जो टाइम पीरियड था वो अच्छा नहीं था देश के लिए। खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, टेररिज्म बहुत हाई था, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन था, वो इसका फायदा उठाना चाहते थे खालिस्तानी मूवमेंट का। तो उस वक्त में श्रीनगर में पोस्टेड था, और हमारा एक जो एक्सरसाइज थी, वॉर एक्सरसाइज जिसको कहते हैं, जब तैयारी करते हैं लड़ने के लिए, तो एक वॉर एक्सरसाइज थी। तो उस एक्सरसाइज में हमें जो अपने मोबाइल रडार्स हैं, वो अपने एयरफोर्स एयरफील्ड से निकाल के हमें थोड़ी दूरी पे लगाने पड़ते हैं, और वो भी माउंटेन की चोटी पे, जिससे कि हमें पता लग सके कि दुश्मन का जहाज हमारी तरफ आ रहा है, पहले से ही पता लगे। और तो हम एक शाम को निकले ये रडार को लगाने के लिए, और मैं उस वक्त सिक्योरिटी और उसका हेड था, और ये अपना रडार यूनिट था। तो इनको हम लेके निकले काफी 50 60 70 किलोमीटर दूर। एक पहाड़ी पे पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। तो और क्योंकि आंतरिक मामला था, तो हम ऐसी कोई सिक्योरिटी साथ नहीं ले गए थे हमारे 2-4 सिक्योरिटी के गार्ड्स थे, मेरे पास रिवॉल्वर थी, राइफल थी, बट जो बॉर्डर पे हम लोग निकलते ना स्टेन गन वगैरह, वो नहीं थी हमारे। तो जब हमने ट्रोपो हम उस पहाड़ के ऊपर पहुंचे, तो मैंने देखा कि एक वहां रेडार ऑलरेडी किसी ने लगाया हुआ है। तो मेरा माथा ठनका, और मैंने कहा कि भाई ये तो हमारा नहीं है, तो फिर कौन लगाएगा? तो ये टेररिस्ट जो है ये लोग लगा रहे हैं। तो मैंने इमीडिएटली अपने लोगों को, शाम हो चुकी थी, और क्योंकि ये एयरफोर्स के बाहर का मामला है, ये हमारे अंडर नहीं आता है, तो आई हैव टू इन्फॉर्म सिविल पुलिस, आई हैव टू इन्फॉर्म इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड आई आल्सो हैव टू इन्फॉर्म आर्मी। तो मैंने अपने लड़कों को कहा कि भाई आप इमीडिएटली जाके इन्फॉर्म करो, और मुझे मालूम था कि इस पूरे काम करने में 3-4 घंटे लगेंगे, अंधेरा हो चुका था, और हमें उस वक्त वहीं रहना था, और मुझे शक था कि हो सकता है टेररिस्ट आए उस वक्त रात को। तो वो एक मौका है, मुझे याद है अभी भी, जब हम 4-6 घंटे अंधेरे में, विद वेरी लिटिल एम्युनिशन एंड राइफल, मेरे पास एक रिवॉल्वर थी, उसके साथ हम बैठे रहे। मैंने कहा आएंगे तो ठीक है भाई, जब करना है, फेस करना है एनिमी को, तो फेस करना है। तो मगर कोई रात को आया नहीं, और खतरा टल गया। इतने में हमारी आर्मी सुबह तक आ गई, और वो पूरा एरिया उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो एक वो मौका है मुझे याद है, जब मुझे
जोश भी आया कि भाई करना है ये तो, और थोड़ा डर भी लगा क्योंकि मेरे जो लड़के थे सिक्योरिटी गार्ड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जी, बिल्कुल। तो जी हाँ, ये याद है मुझे। अरुण जी, एक चीज और आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब एक सैनिक या सेना का अधिकारी देश की रक्षा कर रहा होता है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार और राजनीतिक बयानबाजी होती है, सामाजिक बिखराव होता है, तो क्या ख्याल आता है मन में? क्या ख्याल आता था आपके मन में उस समय? देखिए, मैंने जो है फौज अपने मर्जी से छोड़ी 20 साल के बाद, क्योंकि मैं चाहता था, मेरी कुछ परिस्थितियां भी थी घर पे, मेरे फादर बहुत बीमार थे मेरे, मगर मैंने फिर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किया। और जब मैंने बाहर की लाइफ देखी तो बहुत ही उदासीन हो गया। जो भ्रष्टाचार है, देखिए हम लोग जो फौज में है अपना जीवन तक न्यौछावर करने को तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न डर है, हमें फक्र है कि हम इस देश के लिए कर रहे हैं, मगर हम देश के लिए नहीं, हम देश के नागरिकों के लिए कर रहे हैं। और वो नागरिक अगर उस इफ दे डोंट डिजर्व, आप समझ रहे हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर वो दवाइयां नकली बेच रहे हैं, अगर वो ऑक्सीजन का ब्लैक में बेच रहे हैं, अगर वो लकड़ियां जो अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में, अगर ये है तो क्या वो नागरिक उस डिजर्विंग है हमारी उस सैक्रिफाइस का? इतने देश तो है भाई, हमारा देश है, उसके लिए तो हमने मरना है, मगर नागरिकों को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई अगर हमने कुर्बानी देनी है तो एक अच्छे नागरिक के लिए देनी चाहिए। वही मेरा कहना है। तो सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी, आपकी किताब ओनली वन लाइफ टू गिव, आपने जी, उसके बारे में आप कुछ बताएं कि क्या मकसद था उस बुक को लिखने का? जब मैं बाहर आया एयरफोर्स के बाद, मैंने एक प्राइवेट कंपनी है अरविंद मिल, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मतलब उसके भी संस्कार बड़े अच्छे हैं उस कंपनी के, उसके लिए मैंने काम किया 10 साल। उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई अब मैं नहीं काम करना चाहता, बट फिर भी मुझे एक और हॉस्पिटल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में रिक्वेस्ट आया। जब मैं उस सेक्टर में गया और जो कुरीतियां मैंने देखी, मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे लगता है कि मैं अपना आंतरिक संतुलन खो बैठा। मुझसे वो देखा नहीं गया कि किस तरह से वेंटिलेटर्स लगाए गए लोगों पे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये 6-8 साल पहले की बात है, और किस तरह से हम ह्यूमन बॉडी के साथ भी व्यापार कर रहे हैं। तो मेरा जो है संतुलन ठीक नहीं था। तो मैंने कहा भाई, फिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा, और जिन जिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया है, वो भी आइडल, जिनको मैं, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो मेरा नौकर तो वर्ड यूज नहीं कर, चाहे मेरा सहायक हो, अगर उन्होंने ऐसी कुछ किए जिससे मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, तो मैंने कहा इन लोगों के बारे में मैं लिखूं। और जब मैंने लिखी ये पूरी किताब, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा आंतरिक संतुलन ठीक हो गया। और मैं उस किताब में मैंने एयरफोर्स और मेरी जो पहली लाइफ थी उसमें जो मैंने देखा, वो उसके बारे में भी लिखा है। और मेरा खुद का विचार भी ऐसा ही है कि भाई एक ही जिंदगी है कुछ देने को, अगर इस बार नहीं दे पाए तो पुनर्जन्म लेके क्या फायदा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप अधिकारी के रूप में थे, सेना में थे, आप खुश थे, अनुशासन था, समय की कीमत का पता था, उस समय खुश थे, या फिर जब आपने सिविलियंस के साथ काम करना शुरू किया तब आपको ज्यादा खुशी महसूस हुई? अच्छा सवाल है। मेरी एक, अभी मैंने किताब खत्म की, एक नॉवल, और उसका थीम है, थीम जो अंडरलाइन थीम है वो है सक्सेस या हैप्पीनेस। तो मैं आपको सही बता दूं कि मेरी जो एयरफोर्स में जिंदगी थी 20 साल की, उससे ज्यादा सेटिस्फाइड मैं कभी जिंदगी में रह नहीं सकता। मैंने जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरी की हालात की वजह से,
वो चैलेंज था कि मैं कितना केपेबल हूं करने के लिए। ठीक है, उसका रिजल्ट था पैसा, वो मुझे मिला, मगर अगर मुझे ये दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़े तो मैं वैसे खुद पुनर्जन्म में मुझे विश्वास नहीं करता हूँ कि मगर अगर भगवान मुझे वापस इस दुनिया में भेजेगा और पूछेगा कि भाई इस बार क्या करना है, तो मैं कहूंगा फौजी ज्वाइन करनी है और कुछ नहीं करना है। सर, एक बार जो सैनिक बन गया, जो फौज में चला गया, उसे फिर कोई और लाइफ पसंद आ ही नहीं सकती। सर, मुझे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिविलियंस के लाइफ में बहुत ज्यादा शोरगुल है, शोर शराबा है, बहुत बहुत सारी चीजें होती हैं, बट सर एक जो सैनिक होता है, एक जो सेना की लाइफ होती है ना सर, ये बहुत पीसफुल होती है, मन में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है शायद इससे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो बैलेंस है वर्क और लाइफ का, क्योंकि आप एक कार्य, एक नोबल कार्य कर रहे हैं जी, बिल्कुल। आप कुछ कमर्शियल काम नहीं कर रहे हैं, आप देश के लिए कर रहे हैं, आप नागरिकों के लिए कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्शन होता है। तो यह थे हमारे साथ वेटरन विंग कमांडर अरुण कौल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो वायुसेना में भर्ती हुए। उन्होंने अपनी किताब लिखी जो भ्रष्टाचार के ऊपर थी, जिसका नाम है ओनली वन लाइफ टू गिव। उन्होंने बताया कि एक सैनिक की जिंदगी में अनुशासन होता है और उसे समय की कीमत का पता होता है। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज। नमस्कार।